नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमको पढ़ना है संसद के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आज की क्लास थोड़ी छोटी ज़रूर होगी बट कॉन्सेप्चुअल होगी। संयुक्त बैठक के बारे में बस पढ़ेंगे तो क्लास छोटी होगी, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, मज़ा आएगा। चलो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं आपकी जो संयुक्त बैठक है उससे संबंधित। सबसे पहले तो ये संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद किस में आता है, तो सर अनुच्छेद 108। ये बातें क्लियर है? जो लाइव जुड़े हो सारी चीज़ें सही है भाई? ऑल ओके? ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब लाया जाता है, किन परिस्थितियों में लाया जाएगा, क्या प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है, सब बताएंगे। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक बैठक ठीक है, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन। ये कहां से लिया गया है सर? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको बताया गया ना। ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये कहां के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये तो आप भी जानते हो पहले से। ठीक है सर, अब आइए प्रावधान देखते हैं। सर इतनी बातें जो लिखी है उसको थोड़ा बाद में बताइएगा, आप पहले कॉन्सेप्ट बता दो। आओ सुनो सर, जब ये जो संयुक्त बैठक है आएगा कब, पहले समझना। देखो, लोकसभा में सरकार होती है, जो बहुमत दल होती है उसकी सरकार होती है। वो सरकार चाहेगी कि जो अपनी नीति है उसका पालन करवाए। बहुत सारी नीतियों का पालन करवाने के लिए उसको विधेयक को पारित करवाना होगा, और विधेयक को पारित दोनों सदनों से करवाना पड़ता है, धन विधेयक को यदि छोड़ दे तो। ठीक है, तो देखो लोकसभा में तो पारित हो जाएगा क्योंकि बहुमत उसका है, और बहुमत है तो वो पारित हो ही जाएगा। लेकिन राज्यसभा का क्या? जरूरी नहीं है सत्ताधारी दल जो सरकार जिसकी है उसका जो बहुमत है वो राज्यसभा में भी हो। और मान लेते हैं लोकसभा में पारित विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी सरकार की बहुमत नहीं है। अब सरकार को तो एनी हाउ विधेयक पास कराना है अपनी नीतियों को चलाने के लिए, है कि नहीं? सरकार तो यही चाहेगी कि हम जो चाहेंगे, हम जो प्रावधान लाएंगे या हम जो हमारा जो प्रस्ताव होगा वो पारित होना चाहिए। ठीक है, उसी के तहत आता है आपका क्या, ये आपका विधेयक। ठीक, तो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, लेकिन उसको तो किसी हाल में पारित करवाना है फिर, है ना। तो एक चीज मान के चलिए, जिसकी सरकार होती है वो किसी भी तरीके से विधेयक को पारित करवा लेता है। अगर अलग अलग पारित होने में बाधा आ रही है, मतलब लोकसभा में तो पारित हो गई, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाई, और अलग अलग पारित करवाने में बाधा आ रही है, तो सीधा प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति से कहेंगे कि भैया संयुक्त अधिवेशन बुला लीजिए, और राष्ट्रपति बुला लेंगे संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करते हैं या बुलाते हैं, ये भी आपने देखा है, लेकिन प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है सर, क्लियर? तो विधेयक को पारित करवाने के उद्देश्य से यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब उनकी बहुत सारी कंडीशंस है। एक सदन के द्वारा पास होने पर दूसरे सदन पे पारित ना होना, पारित या पास, ठीक है, ना होना। एक सदन के द्वारा यदि कोई सुझाव दिया जाता है तो दूसरे सदन के द्वारा उसको नकार देना, उस सुझाव को ना मानना। यहां पर एक सदन जो मान रहा है वो लोकसभा होगी जनरली, और जो नहीं मान रहा है वो राज्यसभा होगी, है ना। ये चीज अंडरस्टूड है। एक और कंडीशन ये निकल के आती है, क्या निकल के आती है, देखो दिमाग से उतर गया, वो सारे कंडीशन आपके मेंशन है यहां पर। तो एक चीज समझिए, विधेयक जो जनरली होता है एक सभा से पास हो गया, दूसरे सभा से पास नहीं हो रहा है, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। अब जब अलग अलग पास करवाना था तो अलग अलग जितनी कुल संख्या है उसका बहुमत चाहिए था, लेकिन जब मिक्स करके बुला दिया ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, तो उसकी जो कुल संख्या होगी उसका बहुमत चाहिए होगा। तो आप बोलेंगे सर फायदा क्या है? फायदा ये है लोकसभा में बहुमत में है, एक्स्ट्रा सीट भी हो सकती है सत्ताधारी दल के पास जो मेकअप करेगी राज्यसभा के लिए जब संयुक्त अधिवेशन होगा। मतलब जो कमी बेसी राज्यसभा में रह जा रही है अलग अलग पारित करवाने से, वो ज्वाइंट सेशन में लोकसभा में अतिरिक्त सीट होने की वजह से वो कमी बेसी पूरी हो जाएगी संयुक्त अधिवेशन में, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में कुल लोकसभा और राज्यसभा की सीट मिलाकर उसका बहुमत देखेंगे। आई बात समझ में? तो राज्यसभा के लिए जो कमी हो रही थी ना बहुमत ना होने की वजह से, वहां पर राज्यसभा में लोकसभा की अतिरिक्त सीट होने की वजह से उधर वो मेकअप कर लेगा, और कुल सदस्यों का बहुमत आसानी से सत्ताधारी दल को मिल जाता है। और संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। तो रीजन क्लियर है क्या आपको? रीजन क्लियर है क्यों कर रहे हैं? वही सारी बातें लिखी है। ठीक, आप देखो संसद भवन जो रहता है ना, संसद भवन जो रहता है उसमें लोकसभा भी लगती है, उसमें राज्यसभा भी लगती है, दोनों का अलग अलग हॉल होता है, दोनों की अलग अलग हॉल होता है, दोनों का अलग अलग हॉल होता है। ठीक है, लोकसभा अलग जगह पे बैठती, बड़े हॉल पे बैठती, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या कितनी है सर? 543 वर्तमान में, और राज्यसभा की सर 245। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग एक निर्धारित हॉल होता है। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो ये दोनों को एक साथ बैठाने के लिए एक हॉल चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, जहां संविधान सभा चला करती थी, समझे? जहां संविधान सभा लगा करती थी वो सेंट्रल हॉल है।
तो जब दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, और बहुत सारे ऐसे मतलब समय या मतलब सिचुएशन आती है जब दोनों को बिठाकर एक साथ संबोधन किया जाता है, उसको ज्वाइंट सेशन नहीं बोलेंगे। ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक तभी बोलेंगे जब किसी विधेयक पर वोट कराना हो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब साथ में बैठते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बाहरी गेस्ट आया हो, मान लेते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति आया हो और वो संसद घूमना चाह रहा हो या संसद को संबोधित करना चाह रहा हो भारत के, तो क्या करेंगे, वो लोकसभा जाएगा कि राज्यसभा? तो ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? तो क्या करते हैं, वो सेंट्रल हॉल में उनको बुला लिया जाता है, कोई भी मुख्य अतिथि को, और दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है। तो उसको संयुक्त अधिवेशन नहीं बोलेंगे दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन का उद्देश्य जो है वो किसी विधेयक को पारित कराना होता है। ध्यान से सुनते चलेगा मेरी सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है सेंट्रल हॉल में होता है, अन्यथा अलग अलग जो है वो अलग लोकसभा और अलग राज्यसभा के लिए अलग से हॉल होता है। एकदम क्लियर? और दोनों मतलब तीनों जो है वो संसद भवन में ही, एक ही संसद भवन है अभी, ठीक है, नया बन रहा है, प्रस्तावित है, जो बन रहा है वो अलग है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब एक साथ संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला लिया। अब कुल सीटों को समझना, देखो खेल, अगर जब इंडिविजुअली पास कराना था तो बहुमत मतलब 50% बटे 2 और बटे 2 चाहिए था। मतलब बटे 2 करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2.5, मतलब ये 272 सीट चाहिए होगा। ठीक है, मतलब 272 वोट चाहिए होंगे, 50% और ज्यादा। ठीक है, एक ज्यादा मतलब जनरली अगर दशमलव में आता है तो उसको राउंड ऑफ करके आगे क्या लेते हैं, कम नहीं करते। तो 272 सीट, 272 वोट चाहिए फेवर में लोकसभा से, जो आसानी से मिल जाएंगे। मान लेते हैं किसी सत्ताधारी दल के पास 325 सीट है, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड है केवल 272, तो ये एक्स्ट्रा किधर मदद करेंगे, राज्यसभा में जो कमी बेसी हो रही थी अलग पारित करवाने में। तो देखो इधर कितने चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दशमलव कुछ, तो ये 123, यहां 123 रिक्वायर्ड था पारित कराने के लिए, लेकिन यहां पर सरकार के फेवर में मात्र 100 वोट गए। समझे, सरकार के फेवर में मतलब विधेयक के फेवर में 100 वोट गए, तो सर इधर से तो पारित नहीं हो पाएगा, ज्वाइंट सेशन मिला दो। हाँ, ज्वाइंट सेशन बुला दो। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर क्या होगा, खेल देखना इधर, खेल क्या होगा, खेल ये होगा कि भैया ये देखो टोटल अब चाहिए 543 प्लस 245 का बहुमत। सारा हिसाब बता रहा हूं, 543 और 245 का बहुमत देखो कितना, 5 3 8, 4 4 8, 5 2 7, बटे 2 करो, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौका 8, 394 चाहिए। अब ज्वाइंट सेशन चल रहा है सर, तो 325 फेवर में सरकार के, तो पहले से ही तो लोकसभा में, तो 325 सरकार के फेवर में लोकसभा से हो गए, और ज्वाइंट सेशन उसी में चल रहा है, मतलब राज्यसभा भी जो है उसी में चल रही है, तो उसके 100 और आ गए। तो कितने हो गए सरकार के फेवर में सर, 425। और चाहिए कितने थे दोस्तों, चाहिए कितने थे, 394। समझे बात को, चाहिए थे 394, लेकिन अब मिल गया 425। लेकिन अलग अलग पारित कराने में बाधा आ रही थी, किसमें, राज्यसभा में। 123 चाहिए था अलग अलग में, लेकिन 100 हो पा रहे थे। ज्वाइंट सेशन में ये फायदा हो गया हमारा, जो एक्स्ट्रा लोग थे लोकसभा के वो इधर पूर्ति कर दिए, आपूर्ति कर दिए कमी की, खत्म। 425 हो गए फेवर में, 394 ही चाहिए था, काम बन गया, सरकार का विधेयक पारित। आया समझ में, आया ना भाई, आया समझ में कि क्या क्यों कर रहे हैं ज्वाइंट सेशन। हाँ, और इस उद्देश्य से सरकार की मंशा हो जाती है पूरी, मतलब सरकार का उद्देश्य हो जाता है पूरा, मंशा हो जाती है पूरी, और हो जाता है विधेयक पारित। समझे, ठीक, अच्छे से समझ में आया पूरा। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये तो हो गई बात पूरी। सर कब नहीं ला सकते संयुक्त अधिवेशन, ये भी सुन लो। अब सारी लिखी बात बाद में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। सर कब नहीं ला पाएंगे, देखो अगर ऐसा संयुक्त अधिवेशन बुला के हर मुद्दे पे, हर विधेयक पे वोट करा देते तो सरकार के फेवर में ही सारा मतलब चीज चला जाता, सरकार फिर मनमानी कर सकती थी। तो संविधान बनाने वाले इस पे भी उपाय सोचा कि सरकार की मनमानी ना हो। तो सरकार ने ऐसे मुद्दे पे, ऐसे काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो सेंसिटिव भी है और जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते या प्रभावित करते हैं, मतलब बोलना चाहिए, ऐसे मुद्दों पे ज्वाइंट सेशन का प्रावधान ही नहीं रखा, जिससे संविधान को खतरा हो। जो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसपे राज्यसभा की भी सहमति जरूरी होनी चाहिए थी, उस पे ज्वाइंट सेशन का प्रावधान ही नहीं रखा। जैसे पहला मैं बोलूं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन करना है तो भैया दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। अगर ज्वाइंट सेशन बुला देते मान लो संविधान संशोधन विधेयक में भी, तो भी सरकार की ही मनमानी चलती और सरकार जैसा चाहती संविधान में वैसा बदलाव कर जाती अपने अपने फायदे के हिसाब से। समझ रहे हो, तो संविधान संशोधन विधेयक जो रहेगा उस पर ज्वाइंट सेशन नहीं चलेगा। और किस पे नहीं चलेगा सर, धन विधेयक पे भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। आपको पहले से बताया है, धन विधेयक पे लोकसभा का ही मतलब एक तरीके से पूरा अधिकार होता है, राज्यसभा के संबंध में
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास ज्यादा कोई अधिकार नहीं होता है, तो धन विधेयक के संबंध में भी ज्वाइंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें। क्लियर? तो ये विशेष परिस्थितियां हैं कुछ कुछ जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। समझे बात? चलो अब थ्योरी पढ़ें। अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, आइए थ्योरी पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए एक और बात, एक और पॉइंट कब नहीं लाया जाएगा। जितने भी महाभियोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लेना। जितने भी महाभियोग होते हैं, महाभियोग मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया। जनरली ये महाभियोग शब्द जो है ये राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन महाभियोग का आप साधारण आशय यही समझेंगे, पद से हटाने की प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। जैसे भारत का राष्ट्रपति तो हो गई, जिसको महाभियोग प्रॉपर बोलते ही हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल में जब हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को या अन्य जजों को भी हटाते हैं, उसको भी महाभियोग कॉमन बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को भी हटाना है, उसको भी बोल दिया जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को हटाना है तो भी बोल दिया जाता है। तो मतलब जितने भी संवैधानिक पद है उनको यदि पद से हटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी तो साधारण बोलचाल में महाभियोग बोल देते हैं। तो जितने भी इस प्रकार के महाभियोग चलाए जाएंगे तो उसके लिए भी विधेयक लाना पड़ेगा, उसके लिए भी वोटिंग होगी, तब भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, तब भी अलग अलग वोटिंग होगी, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। एकदम क्लियर? ये बात मेरी ध्यान रखना। ये हो गया संयुक्त अधिवेशन पूरा, ये हो गया संयुक्त अधिवेशन पूरा। अब लिखी हुई बातें पढ़ लो जो लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है। आइए, तो इस तरीके से जब हम पहले से समझ लेते हैं तो हमारे लिए हो जाता है फायदा। ठीक है, चलो। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है, निम्नलिखित में से तीन में से किसी भी एक परिस्थिति में बुलाई जा सकती है। जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है तब तीन परिस्थितियां निर्मित होती है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तब संयुक्त अधिवेशन बुला लो। दूसरी स्थिति सब कुछ बता चुका हूं, अब केवल रीड करना, एक एक बार रीड कर लो, तुम्हारा संयुक्त अधिवेशन पूरा। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, ठीक है क्या? यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, या तीसरी कंडीशन, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड कर दिया गया हो, रोक कर रख लिया गया हो। आई बात समझ में? ठीक है ना? देखो हुआ क्या, ये दूसरी पॉइंट समझो। लोकसभा ने कोई विधेयक पारित करके भेज दिया राज्यसभा। अब राज्यसभा ने क्या किया, उस पर कुछ संशोधन कर दिया, लेकिन वो संशोधन फिर से जाएगा लोकसभा में पारित होने के लिए, और मान लो लोकसभा को वो जो संशोधन है वो मंजूर नहीं है, तब भी लोकसभा जो है मतलब प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को कहकर क्या बुला लेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे, क्योंकि वो जो संशोधन राज्यसभा ने किया है वो मंजूर नहीं है लोकसभा को। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अगर लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया और राज्यसभा में वो विधेयक गया, लेकिन राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक होल्ड कर दिया, दबा कर रख दिया, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, तब भी 6 महीने के बाद संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। लेकिन 6 महीने की समय अवधि होनी जरूरी है, 6 महीने तक दबाया हुआ होना जरूरी है, राज्यसभा को उस विधेयक को होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। एकदम क्लियर क्या? चलो, उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है, ये बात ध्यान रखो। देखो कब नहीं बुलाया जाएगा वो तो क्लियर है सर, धन विधेयक में नहीं बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जाएगा, या किसी को पद से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसको महाभियोग कहते हैं, तब भी नहीं बुलाया जाएगा। तो कब बुलाया जाएगा सर? साधारण विधेयक में बुला लेंगे बिल्कुल, या फिर वित्त विधेयक जो है उसमें भी बुला लेंगे। वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में क्या अंतर होता है ये भी मैंने बता रखा है आपको। तो दोनों परिस्थितियों में बुला सकते हैं, है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। ये देखो, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब लक्ष्मीकांत ने केवल ये लिखा है। तीसरी बात जो मैंने बताई वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई प्रथा नहीं है या प्रावधान ही नहीं है। तीसरा पॉइंट और आपको लिखना है कि किसी को भी संवैधानिक पद से हटाने की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी उस संबंध में भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। तो तीसरा पॉइंट ऐड कर लेना है आपको। बढ़े आगे, आइए। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। अगला लाइन पढ़ना, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस ऑलरेडी दे देते हैं और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो। ठीक है, क्लियर? देखो कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट गया, ठीक है, और फिर अगर संयुक्त बैठक बुला रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले घोषणा कर दी कि संयुक्त बैठक आएगा,
तो संयुक्त बैठक हो जाएगी। सीधी बात वही बोल रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, स्टेटमेंट के तौर पे पूछे तो ध्यान होना चाहिए। क्लियर? तो देखा है, लोकसभा के विघटन से पूर्व अगर नोटिस जारी कर दिया तो संयुक्त बैठक होके रहेगी। क्लियर? आगे बढ़ो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, अब ये देखो जो संयुक्त बैठक होगी, सबसे दिमाग में पहला एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि भैया जो संयुक्त अधिवेशन होगी उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा को प्रायोरिटी है, लोकसभा का मंशा है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, तो अध्यक्षता भी कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखें। तथा यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। राज्यसभा को ज्वाइंट सेशन में कम प्रेफरेंस दिया गया, यही बात समझना और यही इस बात से ध्यान रख लेना। उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित है तब सर, तब राज्यसभा का उपसभापति आएगा। तो सर राज्यसभा के सभापति कहां गए? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन पदेन सभापति होते हैं केवल राज्यसभा के लिए। ज्वाइंट सेशन में उनका कोई रोल नहीं होता, चूंकि वो संसद के सदस्य भी नहीं होते, तो सीधा वो बाहर रहेंगे, संयुक्त अधिवेशन में भाग ही नहीं लेंगे। कौन? राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है? तो पहली अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। क्लियर है? ये दायित्व निभाते हैं। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है, तब संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा, मतलब सदस्यों के बीच से कोई एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। समझे? ये बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, सुनना। वो जो हिसाब किताब मैंने तुमको बताया इधर, मान लेते हैं लोकसभा में भी सरकार की स्थिति दयनीय है। ठीक है? लोकसभा में भी सरकार की स्थिति दयनीय है और वो इस फिगर तक नहीं पहुंच पा रही है, मुश्किल से ले दे करके वो पहुंच रही है 393। चाहिए कितना? 394। मान लेते हैं सरकार जो है संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा और राज्यसभा के उनके सदस्यों को मिला के 393 सीट तक पहुंच पा रही है, तब कैसे होगा? तो एक बात समझना, अध्यक्षता करने वाला जो अध्यक्ष होता है वो साधारण परिस्थितियों में क्या होता है? मत नहीं दे पाता है, मत नहीं दे पाता है। समझे कि नहीं समझे? ये तो पता ही है। साधारण परिस्थितियों में अध्यक्षता करने वाला जो अध्यक्ष है वह वोट नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वो मत करेगा। अब देखो, अध्यक्षता के लिए बेनिफिट फिर से लोकसभा को दी गई है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष। किसके फेवर में करेगा? बोलो वोट सरकार के फेवर में करेगा, क्योंकि वो तो सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति है। तो यहां पर भी बेनिफिट लोकसभा को, सरकार को, मतलब सीधी सीधी बात। समझे? तो ये 393 वाली स्थिति बराबर बराबर वाली स्थिति हो गई। यहां पर सीधा जो अध्यक्षता कर रहा है अध्यक्ष लोकसभा का, वो दे देगा वोट किसको? वो दे देगा वोट सत्ताधारी दल के फेवर में, और सरकार का बन जाएगा काम, क्योंकि मत बराबर वाली स्थिति है, हो जाएगा 394 सीट पूरा। समझे? तो ये बात आपने पढ़ रखी है, इसको नोटिस करना नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की, अब कोरम की बात है, ठीक है, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, वो तो हर जगह कितनी होती है? 110। मतलब जनरली हमने अलग अलग सभाओं के लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी 110 ही देखा था, मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/10। ध्यान रखें, वर्तमान में लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 545 है। ठीक है ना? ध्यान रखना, यही तो बताया ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? देख लेता हूं एक बार। अरे यार ये समस्या है भाई साहब, क्या नाटक है यार। ये देखो, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से फाइल जो है फिर से अपलोड करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए तब तक समझ लेते हैं कुछ। ये बड़ा गड़बड़ी है यार, टेक्निकल चीज़ें ऐसे ही धोखा देती है। चलिए कोई बात नहीं, तो इतनी बातें हमने समझ ली। ठीक है, इतनी बातें हमने समझ ली क्या कि भैया कब लाया जाएगा, कब नहीं लाया जाएगा, और कौन सी परिस्थितियां होंगी जब लाया जाएगा। 3 परिस्थितियां मैंने बता दी। साथ ही साथ अभी देखा कि वो अध्यक्षता कौन करेगा। इतनी सारी बातें हमने देख ली। कुल सीटों की संख्या मैं बता रहा था, लोकसभा में वर्तमान में 543 और राज्यसभा में 245 है। ये जस्ट ये अपलोड हो जाएगा तो फिर से हम अपना काम शुरू कर लेंगे, मतलब बचे हुए पॉइंट्स पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। तो एक तरीके से हमारा ये संयुक्त अधिवेशन आज मुझे पूरा करना था। भले ही छोटी क्लास है, लेकिन
कॉन्सेप्चुअली पूरा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो ये देखो, ये पूरा लिखा हुआ मिट जाता है। बढ़े आगे, चलो यहां पर पहुंचे थे, ठीक है। सर इस संयुक्त बैठक का कोरम 1/10। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। फिर से देख पा रहे हो, ये उदाहरण की लोकसभा को प्रायोरिटी है वो तो हमको पता चल चुका है, ठीक है। यदि विवादित विधेयक इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। ये भी बात पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। संविधान में यह उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहे हैं, संविधान में यह उपबंध है कि इस संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन की बात कर रहे हैं, केवल 2 परिस्थितियों के अलावा और नहीं किया जाएगा। कौन सी 2 परिस्थिति है? वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय ना ले पाए हों। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों निर्णय ना ले पा रहे हो तब ये किया जाएगा। वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो, ऐसे विधेयक जो पारित करवाना ही है। तो मतलब ये मंशा बताई जा रही है। वो 3 कंडीशन अलग बात है, ये और बता रहा है कि 2 परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा, ठीक है। जानते हो, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक 3 बार, वैसे तो 4 बार लाया गया है, लेकिन 3 बार पारित हो चुका है संयुक्त अधिवेशन से कोई विधेयक। एक है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, आपको 1961 में भी देखने को मिलता है ये, और ये 1977 जो है 1978 में भी देखने को मिलता है। चूंकि पारित हो गया है, पारित होने का वर्ष कई बार 1961 लिखाता है और इधर 1978 लिखाता है, कोई बात नहीं, एक ही मतलब है। जब विधेयक लाया गया था तो 1960 था, और जब ये विधेयक लाया गया था 1977 था। पारित होने की तिथि 1961 1978, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ठीक है। तो 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है, टोटल 4 बार बुलाया गया। एक्चुअली मैं बताऊंगा 2008 की बात भी है। 2008 में महिला प्रतिनिधित्व संबंधी जो विधेयक था, महिला प्रतिनिधित्व संबंधी जो विधेयक था, उस समय भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। लेकिन ये 3 पारित हो गए संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। देखो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960-61, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977-78 और आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, जिसको हम पोटा कानून के नाम से जानते थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट करके बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। तो 2002 उसमें भी यह विधेयक ज्वाइंट सेशन के माध्यम से लाया गया था और तीनों पारित हुए थे, तीनों संयुक्त अधिवेशन में पारित हुए थे। चौथा जब लाया गया 2008 में महिला प्रतिनिधित्व संबंधी विधेयक, तो वो पारित नहीं हो पाया था दोस्तों, ठीक है। इसी कारण 3 पढ़ते हैं कहीं कहीं जगह पर, लेकिन टोटल 4 बार लाया गया है। 3 बार सफल रहा, 1 बार पारित नहीं हो पाया। क्लियर? तो इतिहास में टोटल 4 बार लाया गया है, 3 बार सफल, 1 बार असफल। क्लियर? तो ये था ज्वाइंट सेशन। आई होप सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी बातें, कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती लक्ष्मीकांत पढ़ने से, जो मेरा दायित्व है कि मैं क्लियर करूं। तो आज केवल इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।